अवयव की विशेष क्लास है हमारी, ठीक है ना। विशेष मतलब विविध प्रश्नावली, और विविध प्रश्नावली में पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि विविध प्रश्नावली को करना ही है हल, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर रहेगा। और ये कंप्लीट होने के बाद में फिर हम एडवांस एक्सरसाइज को भी लेके आएंगे, जैसे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज के बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए सबसे पहला उदाहरण देखिए, यहां पर ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिया है और बड़ी अजीब सी बात की है यहां पर। ए इज इक्वल टू दिया और बड़ी अजीब सी बात की है कि आपको ए रेस टू दी पावर, ए का मान दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है, और ए रेस टू दी पावर एन का मान ज्ञात करना है। इसका मान इतना होगा, ये सिद्ध करना है, मतलब, है ना। अच्छा, हमें मालूम है कि भाई ए का वर्ग अगर बोला जाता तो निकाल लेते हम, ए का क्यूब भी अगर बोला जाता, ए का वर्ग बोला जाता तो ए इंटू ए निकाल लेते हम, ए क्यूब बोला जाता तो ए इंटू ए स्क्वायर निकाल लेते, ए रेस टू दी पावर 4 बोला जाता तो ए इंटू ए क्यूब निकाल लेते हम। लेकिन ए रेस टू दी पावर एन कैसे निकालेंगे, ए रेस टू दी पावर एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सोचने वाली बात है। और मैथ्स में हमेशा याद रखना कि जब nth के लिए, nth टर्म के लिए अगर हल किया जाता है तो मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमनन, गणितीय आगमनन आपको याद होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा हम nवें पद को ज्ञात कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते कि भैया इसका मान इतना होगा, ठीक है। तो उस चैप्टर को आपको याद करना पड़ेगा। और आपने अगर मान लिया जाए 11th क्लास का वो नहीं भी पढ़ा तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप समझ लीजिए कि वो होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर दिया जाता कि ये n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है या नहीं है, के लिए। फिर से और एक बार देखिए, कहने का मतलब यहां पर ये बोला है कि ए रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू इतना होता है, ये बात सिद्ध कीजिए, ऐसा बोला है। तो गणितीय आगमन का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है। n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें चेक करना होता है कि भैया ये सत्य है या नहीं है, पहली बात। फिर उसके बाद में n इज इक्वल टू k के लिए मान लिया जाता है कि ये सत्य है। ये क्या किया जाता है, माना जाता है। ये क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। ये क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। और फिर उसके बाद में n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये सिद्ध किया जाता है। इसके लिए भी क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। अगर मान लिया जाए कि इसके लिए ये सत्य हो गया तो हम ये मान लेते कि ये भी सत्य होगा और सभी के लिए सत्य होगा, बस। फिर से और एक बार भाई, एक चीज बात ये है कि मान लिया जाए मैंने कि यहां पर एक कथन लिखा, मैंने एक कथन लिखा और मैंने बोला कि ये कथन सत्य है या असत्य है, इसकी आपको जांच करना है। दूसरा तरीका आप समझिए कि मान लिया जाए कि मेरे पास में 23 कैरेट का एक क्या गोल्ड का क्यूब है, ठीक है, ये गोल्ड का क्यूब है। और मैं गया सुनार के पास में, ज्वेलर्स के पास में गया और मैंने बोला कि ये क्या है, सोने का क्यूब है और आप इसको ले लीजिए और जितना भी इसका पेमेंट बनता है, जो भी रेट चल रहा है अभी गोल्ड का, वो मुझे पेमेंट दे दीजिए। वो सुनार क्या करेगा, इसका एक तिनका, एक कण चेक करेगा, इसकी क्या करेगा, जांच करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नकली है, ठीक है, एक जांच करेगा। तो सेम इसी प्रकार से हम जांच करते कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये सत्य है या नहीं है। फिर क्या करेगा, इसमें से एक कण निकालेगा और कहीं दूसरे पार्ट से एक कण निकालेगा और इसको मान लेगा कि ये क्या है, सही है। इसको क्या करेगा, वो मान लेगा कि ये क्या है, सही है, जो गोल्ड है वो 23 कैरेट का है। और फिर इसके जस्ट बगल वाला कण को जांच करेगा, मतलब इसने क्या किया, n इज इक्वल टू k वा कण ज्ञात किया इसने और मान लिया कि भैया ये सत्य है। फिर उसके बाद में वो क्या करेगा, इसके जस्ट बगल वाला एक कण को जांच करेगा और पाएगा कि अगर ये सत्य है तो फिर वो मान लेगा कि इसके हर एक कण क्या हो गए, सत्य हो गए और ये गोल्ड क्या है, खरा गोल्ड है, खरा सोना है, ठीक है ना। तो सेम यही का यही कॉन्सेप्ट हम जब भी nवा पद होता है तो वहां पर यूज किया जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान देना। सबसे पहले हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए जांच करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू दी पावर 1
इज इक्वल टू जहां जहां n है वहां पर 1 रख देते, तो cos थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और cos थीटा। और आपने देखा कि ये जैसे कि वैसे ये a का मान यहां पर आ चुका है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, कथन सत्य है। ये बात क्लियर हो गई। कैसे कथन सत्य हुआ, जहां जहां n है वहां पर मैंने 1 रखा और 1 रखने के बाद में a का मान आ चुका है आपका, देखिए a का मान जैसे कि वैसे आ चुका है, तो हमने ये जांच कर ली कि ये कथन क्या है, सत्य है। ऐसी जांच कर चुके हैं। अब देखिए मान लेंगे, माना कि n इज इक्वल टू k के लिए क्या है, कथन सत्य है। ऐसा हमने यहां पर मान लिया, सत्य है, ऐसा माना, सिद्ध नहीं किया। तो क्या हो जाएगा, a रेस टू दी पावर k इज इक्वल टू जहां जहां पर n है वहां पर क्या रखेंगे, हम k रखेंगे। तो cos k थीटा साइन k थीटा और माइनस साइन k थीटा और cos k थीटा, ये ऐसा हमने यहां पर कर लिया और इसको दे देते हम समीकरण 1। अब k के लिए ये केवल माना है, हमने सिद्ध नहीं किया, हमेशा ऐसे ही करना है। अब क्या करते हैं हम, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, इसके लिए हम जांच करेंगे। तो a रेस टू दी पावर जहां जहां n है वहां पर k प्लस 1 रख रहे हैं हम इधर की ओर, तो क्या हो जाएगा, a रेस टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, आपको मालूम है कि a रेस टू दी पावर k प्लस 1 का मतलब क्या होता है, a इंटू a रेस टू दी पावर k होता है ना ऐसा। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि a रेस टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, a का मान कितना है, a का मान रख देता हूं मैं cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, और माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ये a का मान रख दिया मैंने। और a रेस टू दी पावर k का मान कितना है, तो a की पावर k का मान इतना है, ये है cos k थीटा साइन k थीटा और माइनस साइन k थीटा और cos k थीटा, इतना मान है। अब इनको हल करने की कोशिश करते हैं हम। हल करने की कोशिश मतलब सीधी सीधी बात यह है कि उसका गुना करना पड़ेगा भैया, हमें गुना करना पड़ेगा। गुना कर देता हूं मैं। आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, पहले इस पंक्ति का इस स्तंभ में, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ में। देखना, ये दोनों को उठाया और इनके साथ में रख दिया, क्या हो जाएगा, cos थीटा और cos k थीटा माइनस साइन थीटा और साइन k थीटा, इतना हो गया। फिर इसका इसमें गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, cos थीटा और साइन k थीटा प्लस साइन थीटा और cos k थीटा, इतना हो गया। सेम इसी प्रकार से अब इसका इसमें गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा cos k थीटा माइनस साइन k थीटा और cos थीटा, इतना हो गया। फिर इसका इससे गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा और साइन k थीटा और प्लस cos थीटा और cos k थीटा, ये हो गया ऐसा। अब ध्यान देना, इधर आपको मालूम है कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b क्या होता है, cos a प्लस b होता है। तो क्या हो जाएगा, cos k प्लस 1 थीटा साइन a cos b प्लस cos a साइन b क्या होता है, साइन a प्लस b होता है। तो k प्लस 1 थीटा, दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकल गया। साइन a cos b प्लस cos a साइन b क्या होता है, साइन a प्लस b cos a k प्लस 1 थीटा। और इसमें से माइनस को कॉमन निकालेंगे, माइनस को कॉमन नहीं निकल रहा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस b, तो k प्लस 1 थीटा, बस a रेस टू दी पावर k प्लस 1। अब यहां पर ध्यान देना, मुझे एक बात बताओ कि जहां जहां पर n था वहां पर मैंने 1 रखा तो सत्य पाया गया,
देखिए ना, इतना आ गया। अच्छा, फिर जहां जहां पर n था वहां पर मैंने k रख दिया, तो ये आ गया, इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। फिर जहां जहां n है वहां पर k+1 नहीं रखा मैंने, k+1 रखा। मैंने क्या किया, a की पावर k+1 के लिए हम हल कर रहे हैं, तो a की पावर k+1 के लिए हल कर रहे हैं, तो जहां जहां n है वहां पर k+1 रखा, तो इतना आ गया। a का मान रखा और a की पावर k का मान रखा, और जब इसको हल किया तो k+1 के लिए सत्य हो गया। देखिए जहां जहां n है वहां पर k+1 आ गया। तो हम यहां पर बोल सकते कि यहां कथन, कथन मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ये रेस टू दी पावर n वाला, n = k+1 के लिए क्या है, सत्य है। जब इसके लिए सत्य होगा तो तब n = k, यानी कि जहां पर k इज बिलोंग्स टू n, यानी कि कोई भी प्राकृत संख्या के लिए क्या होगा, सत्य होगा। और यही बात हमें सिद्ध करना था और यहां पर कर चुके हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई, बात सभी को समझ में आ गई। क्या करना है आपको, पहले तो 1 के लिए देखना है, कोई भी अगर ऐसा n के पावर में अगर दिया जाए, ऐसा n के रूप में दिया जाए, तो 1 के लिए सत्य करो, k के लिए मान लो, और फिर k+1 के लिए हल कर दो। जब k+1 के लिए हल किया जाता तो a की पावर k का मान, ये वाला जो माना है ना, उसको रखा जाता है और इसकी हेल्प लेके उसको सिद्ध किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि इसको लेके हल किया ना हमने और सत्य पाया, तो जब ये इसके अंदर इन्वॉल्व है तो ये भी सत्य होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसीलिए k का मान चाहे कोई भी प्राकृत संख्या हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, सभी के लिए कथन क्या होगा, सत्य होगा। और इसको नोट कर लो, और कहीं अगर दिक्कत होगी तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया मजेदार उदाहरण, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, देखना पहले दिया क्या गया है, इस बात को समझिए आप। ए और बी क्या है, सममित अवयव है, ऐसा बोला ना, समान कोटि के सममित अवयव है, ऐसा बोला है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये ही आएगा, और बी का ट्रांसपोज करेंगे तो भी बी आएगा, ऐसा है ना। इसका मतलब सममित है। इसका मतलब सममित का मतलब क्या होता है कि अगर किसी अवयव का ट्रांसपोज किया जाए तो वही का वही आपको वापस आ जाता है। मतलब पंक्तियों को अगर स्तंभ में बदल दिया जाए तो वही का वही वापस आ जाता है, तो सममित है, बस सिंपल सी बात है। चलिए, मैंने यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन पढ़ा और उसकी मीनिंग यहां पर मैंने लिख दी। अब आपको ये दिखाना है कि ये भी क्या है, सममित है, ऐसा दिखाना है आपको, ये बात सिद्ध करना है आपको। ध्यान देना, ये कैसे सिद्ध करेंगे, ये ऐसे सिद्ध करेंगे कि अगर ए बी का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास में क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। इस बात को आपको सिद्ध करना है। सममित किसको बोलेंगे कि इसका ट्रांसपोज लेने के बाद में ऐसा आना चाहिए, अगर ऐसा आता है तो सममित है, बस इतनी सी तो बात है। अब देखना, यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनिमेय है, कहने का मतलब ये भी बात आपको दी है कि ए का बी में गुना किया जाए या तो बी में ए का गुना किया जाए, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये भी बात दी है, मतलब दो बातें दी है, एक इतनी और एक इतनी, तो आपको ये बात सिद्ध करना है। बस लॉजिक समझ में आ गया, इसका लॉजिक समझ में आ गया। अब सीधी क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहले हमने क्या है, एक रफ स्ट्रक्चर बना लिया कि भैया क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है कि दिया है। पहले तो सबसे पहले दिया है, दिया है, क्या दिया है, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए होगा और बी का ट्रांसपोज लेंगे तो बी होगा, यानी कि ए का ट्रांसपोज परिवर्त, ए का परिवर्त करेंगे तो ए आएगा, बी का परिवर्त करेंगे तो बी आएगा। तथा और एक बात दी है आपको कि ए बी बराबर से बी ए, ये भी बात आपको दी हुई है। अब हम क्या करते, P बराबर से मान लेता हूं। अब माना
P बराबर से AB। भाई मुझे एक बात बताइए कि इसका ट्रांसपोज करने पर ये आता है, बस इतनी सी बात सिद्ध करना है ना। मैंने इसको माना, मैंने दोनों पक्षों का ट्रांसपोज किया, बिल्कुल सिंपल सा काम है, बिल्कुल सिंपल सा काम है कि भाई आपने क्या किया, P लिया, तो P का ट्रांसपोज करने के बाद में P आना चाहिए। भाई P का मान इतना है ना, तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद में ये भी आ जाना चाहिए, बस ऐसा ही तो है। आपको नियम मालूम है ना, नियम मालूम है ना कि जब भी ट्रांसपोज किया जाता तो पलटी खा जाता है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये नियम याद रखना। चूंकि आपको मालूम है कि ए और बी का ट्रांसपोज किया जाता है तो रिवर्ट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, नियम मालूम होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम की है और ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है और इस पर ऑब्जेक्टिव भी मिलते हैं। पिछली प्रश्नावली में ऑब्जेक्टिव भी थे इस पर आधारित, ठीक है ना। तो ये काम की बात है, याद रखना। याद रखने का तरीका ऐसा रखना, भैया ट्रांसपोज किया जाए चाहे इनवर्स किया जाए, दोनों में एक जैसा ही होता है, ये बात याद रखना। ये भी ऐसा होता है और ये भी ऐसा होता है, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टी काम की है, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली प्रॉपर्टी है ये। अब देखिए, अब ध्यान देना, मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए कि ए डेज का मान कितना है, इसका मान कितना है, बी है। तो सिंपल सी बात है कि ये इसको आप बी इंटू ए लिख सकते, क्यों, क्योंकि आपको ये दिया है, ये दिया है, दिया है, ठीक है ना, कि बी का ट्रांसपोज बी होता है, ए का ट्रांसपोज ए होता है, ये दिया हुआ है ऐसा। चलिए ठीक है, इसको आप ए इंटू बी लिख सकते, क्यों लिख सकते, क्योंकि ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है आपको, क्या दिया है, ए बी इंटू बी ए, मतलब ये क्रम विनिमयता का पालन करेगा, कम्यूटेटिव लॉ इसको सेटिस्फाई करता है, ऐसा दिया हुआ है पी डेज। और आपने देखा कि आपने इसका ट्रांसपोज किया तो पी आ गया, पी डेज इज इक्वल टू क्या आ गया, पी आ गया, ऐसा आ गया ना, वापस वही का वही आ गया। अतः अतः ए बी का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। आ गई बात समझ में, समझ में आ गई बात। बस स्ट्रक्चर बनाओ, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ, सारी चीजें दी हुई है आपको और आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इति सिद्धम। यही आपको बोला है कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी होता है, यही तो बोला है। ए बी सम्मित है, सम्मित मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए बी ही आएगा, बस ऐसा। या तो इति सिद्धम, या तो फिर इसके जगह आप ऐसा भी लिख सकते थे, अतः अतः ए बी क्या होगा, सम्मित होगा। जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट है वैसा करो, सिद्ध कीजिए बोला तो सिद्ध कर सकते हैं हम, ऐसा। चलिए इसको नोट कर लेना बाद में, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। बहुत ही स्पेशल, हर एक क्वेश्चन इसका स्पेशल है, हर एक क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि जो अभी तक हमें नहीं मिले, जो अभी तक हमें नहीं मिले, ऐसे क्वेश्चन है अभी यहाँ पर मिसलेनियस में, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे इसके क्वेश्चन हो, सब स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत विशेष क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, मान लीजिए कि ए बराबर से इतना दिया है, बी बराबर से इतना दिया है, सी बराबर से इतना दिया, तो एक ऐसा अवयव डी ज्ञात कीजिए, डी का मान ज्ञात करना है जो डी माइनस ए बी बराबर से 0 हो, डी का मान ज्ञात करना है आपको। तो जो मान ज्ञात करना है तो हमें तो गणित में मालूम है ना भाई कि जो चीज ज्ञात करना है उसी को मान लिया जाता है, और सिंपल सी बात है कि 2/2 के ही अवयव दिए इसमें, तो 2/2 का ही अवयव मानना पड़ेगा, है ना, तब तो गुना भी संभव होगा और जोड़ घटाना भी संभव होगा। तो 2/2 का ही अवयव मान लेता हूं मैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ऐसा मैंने 2/2 का अवयव मान लिया। अब क्या बोला है आपको, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन फंस जाता है कब, जब बच्चे डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करते, सी डी माइनस ए बी बराबर इसे 0, यानी कि शून्य अवयव है। ये ए बी को इधर ले जाते हैं बच्चे और बोलते हैं कि इसके बराबर से क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा,
और फिर डी बराबर इसे ए बी बटे सी। और फिर बच्चे सोचते हैं अरे यार अब क्या किया जाए, तो सी का इनवर्स लेना पड़ेगा और ये भी, और फिर उलझ जाते हैं कि पहले ए का बी में गुना करेंगे, फिर सी इनवर्स लेंगे, और फिर लंबा क्वेश्चन खींचा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनवर्स की प्रोसेस लंबी है, तो हमें बिना इनवर्स लिए ही इसको हल करना है। तो डी का मान ऐसा नहीं निकालना है आपको। देखना सी का मान कितना दिया है, सी का मान रख रहा हूं मैं यहां पर 2 5 3 8। डी का मान क्या माना आपने, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। माइनस ए का मान कितना है 2 3 -1 4, और बी का मान कितना है 5 2 7 4 बस। और इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो 0 0 0 0 शून्य अवयव। और जो कोटि दी हुई है, जो ऑर्डर दिया है, उसी ऑर्डर के सारे अवयव को आपने ले लिया। भाई यहाँ पर 3/3 रहते तो यहाँ पर 3/3 हम लिखते हैं। शून्य का मतलब शून्य अवयव बना दिया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। इसको उठाया, इसके साथ किया 2x + 5z, इसको उठाया, इसके साथ किया 2y + 5w, इसको उठाया, इसके साथ किया 3x + 8z, और इसका उठाया, इसके साथ किया 3y + 8w। आप चाहो तो इसको उधर कर दो, या तो अभी रहने देते, फिर बाद में देखेंगे। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना हो जाएगा 10 - 7, 10 - 7, तो 3 कर दूं मैं डायरेक्ट। इसका इससे गुना किया तो 5 दूनी 10 और ऋण 7। इसका इससे किया तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 को घटाया तो 0। ठीक है, इसका इससे किया तो 2 दूनी 4, 4 को 4 में से, अच्छा इसको इसके साथ किया तो 5 तिया 15 और 28, 28 कितना हो गया 3 और 13, 13 और 4 43, 43। इसको इसके साथ किया तो 3 दूनी 6 और 16, 16 और 6 22, इतना आ गया, और बराबर से 0 0 0 0 बस। अब इसको उठा के मैं उधर कर देता हूं, और शून्य के साथ में प्लस करेंगे तो उससे तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 2x + 5z, 2y + 5z w, और 3x + 8z, और 3y + 8w, इतना हो गया। और इज इक्वल टू 3 0 43 22, ये हो गया। दोनों समान कोटि के बराबर है, और जब बराबर है तो तुलना करने पर इसके बराबर ये, इसके बराबर है। देखिए 2x + 5z इज इक्वल टू 3, 3x + 8z इज इक्वल टू 43। इसकी इससे तुलना करेंगे तो 2y + 5z 5w इज इक्वल टू 0, और 3y + 8w इज इक्वल टू 22। बस हो गई बात खत्म। 1 2 3 और 4 तुलना करने पर जरूर लिख देंगे हम, तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। बस हो गया ना। समीकरण 1 और 2 को हल करो, x और z का मान निकल जाएगा। 3 और 4 को हल करो, y और w का मान निकल जाएगा, और इसका मान d में रख दो। है, इसका समीकरण भूल गए आप तो फर्स्ट कर दो भाई। 1 2 3 4 दे दिया, अब इसको चेंज करने की अपेक्षा इसको फर्स्ट दे दो, बस हो गई बात खत्म। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो x और z का मान निकल जाएगा। 3 और 4 को हल करेंगे तो y और w का मान निकल जाएगा। चारों के मान इसमें रख दो तो d का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, ये वाला तो काम आप कर सकते हैं। समझ में आ गई बात सभी को? समझ में आ गई बात सभी को? आगे बढ़ रहे हैं। विविध प्रश्नावली अब यहां पर चालू हो गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है? मान लीजिए कि आपको ये बराबर से इतना दिया है, तो दिखाइए कि सभी n बराबर से n इज बिलोंग्स टू n, n इज बिलोंग्स टू n। देखिए ध्यान देना इधर, n इज बिलोंग्स टू n के लिए इसके बराबर ये होता है, ऐसा बोला है।
जहां आई दो कोटि का तत्समक अवयव है। जरूरी नहीं है कि ये वाली बात दी जाए, आपको नहीं भी दी जाए तो आपको समझ जाना है कि भैया जब ये 2/2 का दिया है तो वो भी 2/2 का ही लेना है। ये बात अंडरस्टूड होती है। क्लियर? मतलब n बराबर से 1 के लिए भी आपको बताना है, n बराबर से 2 के लिए भी बताना है, n बराबर से 3 के लिए भी, n बराबर से 4 के लिए भी, और इसी प्रकार से n के लिए भी करना है। तो कब तक करते रहेंगे भैया? ये तो कभी जीवन भर खत्म नहीं होगा। 4 फिर 5 6 7 8 9 चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए जाते हैं तो गणितीय आगमनन मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अब और एक समझ लो गणितीय आगमनन का रूल क्या बोलता है। सबसे पहले तो जो बात हमें सिद्ध करना है उसको मान लो किसी के भी बराबर। माना कि कथन है हमारे पास में Pn, ऐसा, या तो ऐसा लगा दो या तो फिर ऐसा लगा दिया जाता, ऐसा, दोनों तरीके होते इसको लगाने के। ठीक है ना? 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा तो अब वो समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ए आई प्लस बी ए और होल रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर n आई प्लस n ए रेस टू दी पावर n माइनस 1 और बी ए। हमने क्या किया, जो भी बात कथन दिया है ना उसको मान लिया। अब आप सोचेंगे कि पहले क्यों नहीं माना था? भाई पहले वाला भी तो क्वेश्चन ऐसे ही था, पहले वाला भी तो क्वेश्चन ऐसे ही था। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप मान भी सकते थे इसको कि माना कि पी एन बराबर से इतना है, ऐसा मान भी सकते थे। और फिर एन बराबर से 1 रखा तो ये हो जाएगा P1 बराबर से इतना, ऐसा कर सकते थे आप। यहां जब K रखा तो आप ऐसा कर सकते थे कि PK बराबर से इतना, ऐसा कर सकते थे। ठीक है, ये 2 डॉट लगा दो, 2 डॉट लगा दो, सच दैट। और फिर ये भी करना पड़ेगा कि PK प्लस 1, ऐसा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है, सीधा सीधा दिया था तो हमने सीधा सीधा कर लिया था उसको। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, इस कथन को सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये 1 के लिए सत्य है, 1 के लिए सत्य है क्या? तो चेक करना पड़ेगा। n बराबर से 1 के लिए, ठीक है, जहां जहां n है वहां पर 1 रख के देखो, जहां जहां n है वहां पर 1 रख के देखो, बी ए, और पूरे की घात 1 मतलब इतना का इतना ही रहेगा, बराबर से ए की घात 1 आई प्लस ये 1 रखेंगे और ए की घात 1 माइनस 1 लिख दूं क्या? ए की घात 1 माइनस 1 बी ए, और अगली स्टेप में जाएंगे P1 बराबर से ए आई प्लस बी ए, जहां जहां n है वहां पर 1 रखा मैंने, तो हमारे पास में आ गया ए आई प्लस बी ए। और आपने देखा कि बाया पक्ष और दाया पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब n के बराबर 1 रखने पर यह कथन कैसा हुआ, सत्य हुआ। मतलब हम बोलेंगे कि n बराबर से 1 के लिए, 1 के लिए कथन कैसा है, सत्य है। मैं आपको फिर बता दूं कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया। अगर आपने बोला कि सर हमें समझ में आ गया और अब तो हम डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे, तो नहीं बनेगा, फिर उलझ जाएंगे। आपने क्वेश्चन किए, उसकी प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, तुरंत करिए प्रैक्टिस, तुरंत प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो जीवन भर के लिए फिर हमारे दिमाग में स्टोर रहेगा। ये बात याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस। ठीक है, तुरंत करो प्रैक्टिस। ये हो गया हमारा पहली स्टेप, हो गई इसकी खत्म। अब हम क्या करते हैं, माना, हमेशा ऐसा ही करना है। माना n बराबरी से के लिए क्या है, कथन सत्य है, कथन सत्य है, ऐसा हमने माना, सत्य है, ऐसा माना। चलिए ठीक है, मान लिया भाई। तो इसका मतलब जहां जहां n है वहां पर क्या रहेगा, k रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। P K बराबरी से ए आई प्लस बी ए और रेस टू दी पावर के बराबरी से ए रेस टू दी पावर के आई प्लस जहां जहां n है वहां पर k लिखेंगे, ए रेस टू दी पावर के माइनस 1 और बी ए। जहां जहां
और इसको दे देना हमें समीकरण 1, समीकरण 1 दे देना हमेशा। अब ये हमने केवल माना है, प्रूफ नहीं किया। जहां जहां एन है वहां पर के रख दिया, बस इतना ही काम किया। अब n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, ठीक है, तो देखना p k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p k, देखना k प्लस 1 के लिए कर रहे हैं हम, ये वाला, जहां जहां इसका लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए की पावर 1। आई क्या बात समझ में तो नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई, बस यही वाली स्टेप इसकी मेन है, यही वाली स्टेप मेन है। देखना क्या किया मैंने, के प्लस 1 के लिए कर रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया, के का मान रख दिया, देखिए के का मान रख दिया ये, या तो फिर ऐसा करता हूं मैं, ऐसा करता हूं, देखना ये और एक स्टेप लेके चल रहा हूं मैं, पी के इंटू P1, आई बात समझ में भाई। k प्लस 1 क्या हो जाएगा, पी के का मान इतना है और उसके साथ में 1 को कर देंगे हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, पी के का मान कितना है, ए आई प्लस बी ए और इसकी पावर क्या है, के है, और इंटू 1 का मान कितना है, तो 1 रखने पर कितना मान आया था, इतना आया, कितना आया, 1 रखने पर इतना मान आया, ये आया ए आई प्लस, ये तो हो जाएगा खत्म भाई, ए की पावर 1 तो खत्म हो गया ना, 1 माइनस 1 तो खत्म हो गया, बी ए, इतना आया। क्लियर हो गई बात। अब ए की पावर के का मान कितना है, तो इतना है, इसका मान कितना है, इतना है, तो ये हो जाएगा ए की पावर के आई प्लस के ए रेस टू दी पावर के माइनस 1 बी ए, इतना हो गया, इंटू ए आई प्लस बी ए, इतना हो गया। अब ध्यान देना, हमें क्या करना है, इसका इसमें गुना करना है, इसमें भी गुना होगा, इसका गुना इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। देखना इसका गुना पहले मैं इसमें कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, पी के प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका गुना इसमें होगा तो ए रेस टू दी पावर के प्लस 1 आई हो जाएगा, ए रेस टू दी पावर के प्लस 1 आई आ गया। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा तो ए की पावर के प्लस ए रेस टू दी पावर के बी ए, इतना आ गया। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के ए रेस टू दी पावर के, देखिए ना, ए की पावर के माइनस 1 और ए की पावर 1, तो ये इतना हो गया, बी ए और आई, इतना आ गया, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा तो क्या हो जाएगा, के ए रेस टू दी पावर के माइनस 1 और बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इतना आ गया। अरे सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है यार मैंने, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी किया, इसका इसमें भी किया, इसका इसमें भी किया, इसका इसमें भी, जो जो पावर साथ में मिलते गए मैंने प्लस माइनस करते गया, ठीक है। देखना ए रेस टू दी पावर के प्लस 1 आई प्लस ए की पावर के बी ए की पावर के बी ए दोनों में है तो क्या बचेगा, के प्लस 1 यहां पर आ गया और ए की पावर के बी ए, इतना आ गया, और प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इतना आ गया। हमें समस्या यहां पर एक है कि यहां ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर का करेंगे क्या, ए स्क्वायर का करेंगे क्या, तो सीधी सीधी बात यह है कि ए स्क्वायर निकाल के देखिए आप, ए स्क्वायर निकाल के देखिए, तो ए इंटू ए का मान कितना, 0 1 0 0 और 0 1 0 0, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आ रहा 0 0 0 0, मतलब
आपके पास में सॉल्यूशन आ गया ए की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 ए की पावर k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। ए की पावर k में 1 को जोड़ भी दिया और 1 को घटा भी दिया, और बी ए और प्लस 0। भाई ए का वर्ग कितना है, 0 है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। और आप देखेंगे कि ए की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 और ए की पावर k प्लस 1 माइनस 1 और बी ए, ये किसका मान है, p k प्लस 1 का। मुझे एक बात बताइए कि इसको जरा गौर से देखिए आप, इसको जहां जहां पर n दिखाई दे रहा वहां पर k प्लस 1 आ गया क्या, बस इसको पहचान लो आप। देखिए ए आई प्लस सॉरी हाँ, जहां जहां n है वहां पर k प्लस 1 आ गया क्या, देखिए k प्लस 1 बिल्कुल आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, यहां पर भी आ गया और यहां पर भी आ गया। मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, समझ रहे ना, देखना ना, मैंने लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प ली, देखिए ना लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने और उसमें एक घात का गुना कर दिया, और इसको जब हल किया तो राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि भैया यह कथन, अतः ऐसा बोल सकते हैं, यह n बराबर से k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। तब n इज इक्वल टू k के लिए भी कथन सत्य होगा, और जब इसके लिए सत्य है तब n इज बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है। बस यही है गणितीय आगमन, 11th क्लास में जो पढ़ा था उसकी बात है। मैंने आपको बता दिया कि भैया 11th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है हमारे लाइफ की। आई बात समझ में, लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 11th क्लास। क्यों, क्योंकि 12th क्लास पूरा का पूरा डिपेंड करता है 11th क्लास के ऊपर। उसका एक एक चैप्टर काम आने वाला है 12th क्लास में, ठीक है, 12th क्लास में एक एक चैप्टर काम आने वाला है, ठीक। और फिर भी अगर आपने 11th क्लास बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा तो भी बहुत ज्यादा ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम 12th क्लास कर रहे हैं तो 11th क्लास को भी कवर करते हुए चल रहा है। देखना एक बार इसको पहले तो नोट कर लेना आप, क्योंकि मैं यहां पर अभी काला पीला करने वाला हूं, ठीक है, पहले नोट कर लो, मैं हट रहा हूं यहां से, और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी ले सकते हैं आप वो कर लो, और फिर और एक बार हम इस क्वेश्चन को समझ रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे अभी मिलने वाले। देखना पहला ही तो क्वेश्चन था ये, सिंपल सी बात है भैया कि हमें ये वाला दिया है, बस अब बिल्कुल आसान शब्दों में समझो इसको। ये n इक्वल टू 1 के लिए तो आपको करना ही करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। जहां जहां n है वहां पर 1 रखा, और 1 रखने पर बाया पक्ष और दाया पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, यानी कि दैट इज प्रूफ। ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, बस क्लियर। अब हमें क्या करना है, n ये यहां तक हो गया अपना क्वेश्चन। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, n के जितना भी है ना, कहा गया n के, कहा गया भाई n के, कहा गया ये वाला इसका बाया पक्ष लिया मैंने, ये रख दिया और उसमें इसका गुना कर दिया, मतलब जो 1 के लिए किया था ना उसका गुना कर दिया, तो ये k प्लस 1 ही तो हुआ कि नहीं हुआ। अरे आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी ना, ये अवयव तो उसके लिए तो सेटिस्फाई होता है ना, ठीक है, तो ये जुड़ गई, ठीक है। इसका आपस में गुना किया और इसको हल करते गए तो आपका ये आ चुका है, कहा ये वाला आ चुका है, जहां जहां k है वहां पर k प्लस 1 है। देखिए जहां जहां k है वहां पर k प्लस 1 है, इसका मतलब मैंने बाया पक्ष लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड ले आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये k प्लस 1 के लिए सत्य है तो इसके लिए भी सही होगा, और फिर दुनिया भर के सारे प्राकृत संख्याओं के लिए ये कथन सत्य होगा। बस हो गई बात खत्म, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ओके।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी सी नहीं, प्रैक्टिस तो अच्छी खासी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, सेम मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन सारे करेंगे हम, इसके क्वेश्चन सारे करेंगे, याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन सारे करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है इसके। सबसे पहले तो माना कि पी एन बराबरी से, चाहे तो ऐसा लगाओ चाहे तो आप ऐसा लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों भैया, मैथ्स से पढ़ रहे हैं हम, आपके पास में बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों है, तो पूरे जब समीकरण को जब हम मानते हैं तो एक समीकरण में तीन बराबर तो हो गए नहीं, हो गए क्या, ये इसके बराबर ये, हाँ, और इसके बराबर ये। तो इसके लिए क्या है, आप इसको बराबर ना समझ बैठो, इसके लिए क्या है, लॉजिकली इक्वल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉजिकल इक्वल बोला जाता है, लॉजिकल इक्वल बोला जाता है। इसलिए तीन लाइन वाला ये, या तो सच डेट बोलो कि भैया पी एन इस प्रकार है, ये कथन है ना, तो ये इसके बराबर है। कैसा, ए रेस टू दी पावर एन इज इक्वल टू 3 रेस टू दी पावर एन माइनस 1, 3 रेस टू दी पावर एन माइनस 1, ये बहुत बार लिखना पड़ेगा, 3 रेस टू दी पावर एन माइनस 1, ऐसा हमने मान लिया। क्लियर हो गई बात। अब देखना, n इज इक्वल टू 1 के लिए, n बराबर से 1 के लिए, तो जहां जहां n है वहां पर 1 रखो, तो a रेस टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 3 रेस टू दी पावर 0, 3 रेस टू दी पावर 0। जहां जहां n रखा है वहां 1 रखा, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P1 सच दैट a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और ये हो गया सत्य। मतलब देखिए ना, a का मान आ चुका है, a का मान आ चुका है, और जब मान आ चुका है तो हो गया काम, अपना काम हो चुका है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ n इज इक्वल टू 1 के लिए सारे क्वेश्चन एक जैसे जा रहा है कि नहीं, कथन सत्य है। सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं ना, अरे सर आपने वो वाला तो अलग तरीके से कर लिया, ये अलग तरीके से कर लिया, वो अलग, सारे क्वेश्चन गणितीय आगमन के जितने भी क्वेश्चन रह गए सारे एक जैसे बनेंगे, एक जैसी तरीका यूज करना है। अब मान लेते हैं, माना क्या माना, n बराबरी से k के लिए कथन सत्य है। ये सिद्ध नहीं किया, इसको क्या किया जाता है, माना जाता है, सत्य है, ऐसा माना जाता है। Pn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेस टू दी पावर k। एक बार थोड़ा दोबारा समझाना, यहाँ से n बराबर 1 के लिए ये थोड़ा समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, ठीक है, कौन सा, ये वाला ना। हाँ ये वाला थोड़ा दोबारा समझो सर। देखिए एक मिनट ध्यान देना इधर, n इज इक्वल टू 1 के लिए ना, जहां जहां n दिखाई दे रहा वहां पर 1 रख दिया हमने, तो 3 की घात 1 ऋण 1, 1 ऋण 1, 1 ऋण 1 शून्य हो गया ना, 3 की घात शून्य हो गया बस। और किसी घात अगर शून्य होती तो उसका मान क्या होता है, 1 होता ना। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, और ये देखिए इसके बराबर आ गया, यानी कि सत्य है। हाँ सर, ओके, ठीक है, अब आगे समझ, ठीक है ना, ओके, थैंक यू। हाँ ठीक, ओके। अब देखिए, अब ध्यान देना इधर, इसके लिए हम देख रहे हैं, तो पी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रेस टू दी पावर के। भैया जहां जहां पर आपके पास में n है वहां पर k रख दो, बस इतना ही तो काम करना है। तो क्या हो जाएगा, k माइनस 1, 3 रेस टू दी पावर 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 k माइनस 1। और ये हमने माना कि ये क्या है, सत्य है, ऐसा माना, सत्य सिद्ध नहीं किया, सत्य है ऐसा माना। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए देखिए, p k प्लस 1 बराबर इसे आप इसको लिख सकते हैं a की पावर k, a इंटू a की पावर k,
सही है ना भाई। के का मतलब क्या हुआ कि ये है n है, तो जहां जहां n है वहां पर k है, ऐसा लिख सकते हैं ना हम। अब देखना ये का मान कितना है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और a की पावर k का मान कितना है 3 की पावर k -1 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 ये है। अब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है ना, क्या है मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं p k + 1, ध्यान देना इधर इज इक्वल टू ये तीनों का गुना इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में किया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1 और फिर पहली पंक्ति का तीसरे इसमें करेंगे तो 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1 और इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का इसमें करेंगे, दूसरी पंक्ति का इसमें करेंगे, इसमें भी करेंगे तो वही का वही चलेगा 3 की पावर k -1 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1 और इसी प्रकार से यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी वही आएगा, यहां पर भी वही आएगा, यहां पर भी वही आएगा। ठीक है, आप लिख देना उसको, मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना, आप पूरा पूरा लिख देना उसको। अब ध्यान देना इधर, मुझे एक बात बताओ कि इसको अगर प्लस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक जैसे ही तो है तो 3 × 3 की पावर k -1 3 × 3 की पावर k -1 3 × 3 की पावर k -1 ये हो गया। अब देखिए p k + 1 इज इक्वल टू आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा 3 की पावर k + 1 -1 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 बस आधार समान है घाते जुड़ जाएगी ना 3 की पावर k + 1 -1 3 की पावर k + 1 -1 और 3 की पावर k + 1 -1। ठीक है, इससे कंपेयर करिए, जहां जहां n है वहां पर k + 1 आ गया ना, जहां जहां n है वहां पर k + 1 आ गया ना। आपने बाया पक्ष लिया था, बाया पक्ष लिया था और दाया पक्ष ले आया, तो हम यहां पर बोल सकते कि अतः अतः कथन k + 1 के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तब कथन k के लिए और n इज बिलोंग्स टू n के लिए भी सत्य होगा, बस अरीति सिद्धम, यही तो सिद्ध करना था। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात, प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ी सी, अगर कहीं समझ में नहीं आया तो पूछो आप, ठीक है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस आपको स्टेप से याद रखना है कि भाई पहले k के लिए और फिर k + 1 के लिए हमें इसको सिद्ध करना है। ये भी गणितीय आगमन से ही होगा, गणितीय आगमन से ही होगा। सिंपल सी बात है कि आपने मान लिया, मैं बार बार इतने क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपने अगर 11th क्लास में अगर नहीं भी किया तो भी 11th क्लास में अगर गणितीय आगमन नहीं भी किया तो भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। और थोड़ी सी फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर लेना। देखना, ध्यान देना इधर, इस क्वेश्चन को देखना। सबसे पहला काम तो आपने माना कि ये कथन है Pn, जो कि क्या है a⁴n इज इक्वल टू 1 + 2n -4n n और 1 - 2n, ये क्या कथन है।
ठीक। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए जहां जहां n है वहां पर 1 रखो, तो क्या हो जाएगा a रेस टू दी पावर 1। जहां जहां n है वहां पर क्या करेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, देखिए अब 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 1 माइनस 2 इंटू 1। बस अब कैलकुलेशन करके देखते हैं हम। P1 A1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया 3, ये हो गया -4 1 और -1। देखिए जरा ये आ गया क्या, हाँ आ गया ना भाई, ये आ गया ना, मतलब एक के लिए सत्य हो गया है। कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, ये हमने यहां पर सिद्ध कर लिया। अब माना कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है, ऐसा हमने माना। ठीक है, तो n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है, तो क्या हो जाएगा k, क्या हो जाएगा जहां जहां n है वहां पर k रख दो। a की पावर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2k माइनस 4k और k और 1 माइनस 2k, ये हो गया। और इसको दे दो समीकरण 1। आ गई बात समझ में। अब देखना, अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है, इसके लिए हमसे तो सिद्ध करना है ना k प्लस 1। देखना, इसको हम लिख सकते हैं भाई, इसकी पावर क्या है, ये k की पावर k प्लस 1 हुआ कि नहीं। केवल इसका बाया पक्ष लेना है आपको, दोनों पक्ष नहीं लेना, याद रखना। k वाला जो है ना, इसका बाया पक्ष लेना है और दाया पक्ष आपको लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड लाना है। ऐसा हो गया ना। इसको क्या लिखा जा सकता है, अगली स्टेप में लिख रहा हूं मैं, a इंटू ए की पावर k, ऐसा लिख सकते ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखना, p k प्लस 1 सच दैट क्या होगा, p ये की वैल्यू कितनी है बताइए जरा, तो 3 -4 1 और -1 इतनी है। और k की वैल्यू कितनी है, तो k की वैल्यू ये वाली लेंगे हम, ये वाली। ठीक है, कितनी है 1 प्लस 2k माइनस 4k और k और 1 माइनस 2k। बस अब इसको हल करने के बाद में जहां जहां k है वहां पर k प्लस 1 आना चाहिए। बस देखना, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं इससे, 3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6k, इतना आ गया। इसका गुना मल्टीप्लिकेशन इसमें किया और इसका इसमें किया तो -4k। आई ना बात समझ, इसका इनके साथ किया तो ये 3 का इसमें हो जाएगा, इसका इसमें से हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो ये 3 इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो 3 इंटू -4k -4 और क्या हो जाएगा 1 माइनस 2k, इतना हो गया। देखिए, इसको इसके साथ रखा ये हो गया, इसको इसके साथ रखा तो ये हो गया। अब इसका इसके साथ 1 का करेंगे तो 1 प्लस 2k और माइनस k, इतना हो गया। और इसका इसके साथ तो -4k और -1 प्लस 2k, -1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्लियर। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, pk प्लस 1 चल रहा है हम, ठीक है, pk प्लस 1। ध्यान देना, इधर क्या आ गया 3 प्लस 2k, यहां पर क्या आ गया -12k -4 प्लस 8k और ये हो जाएगा 1 प्लस k और -4k और -4k तो -1 माइनस 2k, इतना आ गया। ठीक, अब देखना pk प्लस 1। अब थोड़ा सा इसी, चलिए एक स्टेप हम बढ़ा देते, 3 प्लस 2k
माइनस ये क्या हो जाएगा, -4 इतना आ गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 + k और -1 -2k। अब इसी की हेल्प लेते हुए इसको जहां जहां k वहां पर k+1 के रूप में लिखने की कोशिश करते। देखना p k+1 1 + 2 k+1 लिख सकते क्या? इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए ना, 2 का अंदर गुना करेंगे तो 2 और एक 3 हो गया और 2k आ गया इतना। -4k लिख सकते क्या इसको? -4k k+1 देखिए इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4k और -4 आ गया ही ना ऐसा। तो हेल्प इसी की ले लो आप। और ये क्या हो गया, k+1 और इसको लिखा जा सकता 1 - 2 k+1। देखिए -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2k, -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस इतना -1 आ गया। देखिए जहां जहां k है वहां पर k+1 आ चुका है, इसका मतलब k+1 के लिए ये कथन सत्य होगा। अतः या तो यहां लिख देते हैं, यहां n = k+1 के लिए कथन सत्य है। तब यह n = k के लिए एवं n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए भी यह कथन सत्य। और एक बार समझ लो, पहले तो इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं अभी इस पर लाल पीला काला करूंगा तो उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखना बड़ा सिंपल सा काम है यार, कि जो दिया हुआ है उसको n के बराबर मान लिया, n बराबर से 1 रखा, जहां जहां 1 है तो आपने देखा कि ये सत्य पाया गया। जहां जहां n है वहां पर k रख दिया, उसको समीकरण 1 दे दिया और उसको सत्य मान लिया हमने। फिर k+1 के लिए सत्य प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है, तो इसको ऐसा लिख दिया, जहां k है वहां पर k+1 रख दिया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a का भी मान रख दिया है, a की पावर k का भी मान रख दिया मैंने। यहां इसका मल्टीप्लिकेशन किया और हल किया तो इतना आ गया। और आप देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, जहां इसमें k है वहां पर k+1 आ गया, इसका मतलब k+1 के लिए सत्य हो गया। और जब सत्य हो गया तो सभी के लिए सत्य हो जाएगा। ऐसा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा ये, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि स्पेशल केस है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिसलेनियस है, स्पेशल क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इसका स्पेशल है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से अपन कर चुके हैं। मैं पहले क्या दिया और क्या सिद्ध करना है इस बात को देखते हैं हम। यदि ए और बी क्या सम्मित अवयव है, सम्मित का मतलब क्या होता है, सम्मित का मतलब ये होता है कि अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये ही आएगा और इसका भी ट्रांसपोज लेंगे, इसी को तो सम्मित बोला जाता है। सम्मित की डेफिनेशन है, मतलब पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे तो जैसे कि वैसे ही अवयव आएगा। जैसे और एक बार बता देता हूं, अगर किसी ने क्लास अटेंड नहीं की है, 3 5 4 -7 -7 8 8 3 3। सम्मित का मतलब होता है कि अगर मान लिया जाए ये बराबर से ऐसा है, ए का ट्रांसपोज लेते हैं आप, देखना पहली पंक्ति को पहले स्तंभ की जगह लिखते हैं, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ की जगह रखते हैं, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ की जगह रखते हैं। और आपने देखा कि ऐसा बदलने के बाद में भी वही का वही आपको मिला, इसका मतलब ए के बराबर ही आ गया। तो इसको बोला जाता है सम्मित अवयव, ठीक है ना, इसको बोला जाता है सम्मित अवयव। सम्मित की एक खासियत होती है कि डायगोनल में चाहे कोई भी अवयव, उससे कोई लेना देना नहीं, यहां पर जो रहेगा वही यहां रहना चाहिए, यहां पर जो रहेगा वही यहां रहना चाहिए, और जो यहां रहेगा वही यहां रहना चाहिए, इसको बोला जाता है सम्मित। अच्छा, विषम सम्मित किसको बोलते हैं? विषम सम्मित की एक खासियत होती है कि यहां पर डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। यहां पर ऋणात्मक है तो यहां पर धनात्मक रहेगा, यहां धनात्मक है तो यहां ऋणात्मक रहेगा, यहां ऋणात्मक है तो यहां धनात्मक रहेगा। मतलब नंबर सेम रहेंगे लेकिन अपोजिट साइन रहेंगे, विपरीत चिन्ह रहेंगे, इनके विपरीत चिन्ह रहेंगे, इनके भी विपरीत चिन्ह रहेंगे। यहाँ पर 0 0 रहेंगे, इसको विषम सम्मित बोला जाता है, ठीक है, जिसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। इतना दिया हुआ है तो आपको ये बताना है कि भैया
ए बी माइनस बी ए, ये क्या है, विषम सममित है, ऐसा सिद्ध करना है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि ये दोनों सममित हो चाहे विषम सममित हो, क्वेश्चन भाई चेंज भी हो सकता है। ये सममित दिए है ना, अगर ये विषम सममित है तो भी ये विषम सममित होगा, ये सममित है तो भी ये विषम सममित होगा। और ए बी प्लस बी ए, अगर ये सममित है तो भी ये सममित होगा, और ये विषम सममित है तो भी ये सममित होगा। बस इतनी बात याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और आपने देखा भी है कि हमने चैप्टर पढ़ते पढ़ते में ये 2-3 बार आ चुका है ऐसा। सोनू कुमार को कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर फिजिक्स का क्लास कब चलता है? सुबह 7 बजे। ओके। फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सुबह 7 बजे चलता है क्लास, ठीक है ना, अल्टरनेट डेज में। ये भी अल्टरनेट ही रहेगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी आपने लिया है क्या, कोर्स परचेस किया है क्या? फिजिक्स का सर। किया है ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो देखिए फिजिक्स का MWF 1.5 घंटा रहता है, MWF, और ये रहता है TTS में, है ना। और ये भी अल्टरनेट ही रहेगा, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 1.5 घंटे का रहता है, जो स्टैंडर्ड टाइम टेबल रहता है उसी के अकॉर्डिंग रहता है, और ये भी अल्टरनेट ही रहेगा। तो MWF मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है, पूरे दिन रहेगी क्लास। कहने का मतलब क्लास आपको रोज मिलना है, रोज मिलना है। 1.5 घंटे की क्लास होती है भाई, 45-45 मिनट की रोज की क्लास हो जाए या 1.5 घंटे की 3 दिन हो जाए क्लास। तो इसमें क्या होता है कि आपका पढ़ाई का शेड्यूल बहुत अच्छा बनता है भाई। आपको 3 दिन केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसको आप प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 11-12 का शेड्यूल ऐसे ही होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना हुआ है। सुबह 7 बजे का टाइम है इसका, सुबह 7 बजे से। अभी ठंडी ज्यादा है इसलिए सुबह 7 AM है ना, ऐसा ये दोनों का। इन फ्यूचर ये भी अल्टरनेट ही होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। अब ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना कि P बराबर से ए है, ए बी माइनस बी ए, ऐसा मान लिया भाई। ये विषम सममित है, ऐसा प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, P बराबर से इतना है ना, मैं अगर इसका ट्रांसपोज लेता हूं ना तो ये ऐसा आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आ जाएगा तो विषम सममित, और ऐसा अगर आ जाएगा तो सममित। आई बात समझ में? ये सममित होता है और ऐसा माइनस सामने आ जाता तो विषम सममित होता है। ये बातें हम खूब डिटेल में समझ चुके हैं पहले, है ना, इससे पहली वाली क्लासेस में, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज लेता हूं, ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। परिवर्त ले लिया, परिवर्त। हमें मालूम है कि जब बीच में प्लस या माइनस होता है तो सीधा सीधा परिवर्त हो जाता है, इसका भी परिवर्त और इसका भी परिवर्त। याद रखना क्यों, क्योंकि ए प्लस ए माइनस बी, एक्स वाई कर देता हूं मैं, एक्स माइनस वाई का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, एक्स का ट्रांसपोज माइनस वाई का ट्रांसपोज। ऐसा कोई क्रम उरम नहीं बदलता, प्लस वाले में भी ऐसे ही होता है, माइनस वाले में भी ऐसे ही होता है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन वाला होता है ना, तब ये रिवर्ट हो जाता है। रिवर्ट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये पलट जाता है। ये बात याद रखना क्यों, क्योंकि जब x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, मतलब परिवर्त लिया जाता है, तो y परिवर्त और x का परिवर्त, ट्रांसपोज, ठीक है। ऐसा आपको मालूम है कि भाई ए डेज बराबर से ए दिया हुआ है, बी डेज बराबर से बी दिया हुआ है, तो आप इसको बी ए माइनस ए बी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है कि ए डेज बराबर से ए और बी डेज बराबर से बी, ये दिया हुआ है, दिया है ना, ये सममित है बोला ना, ऐसा दिया है। इसमें से अगर माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, और आप देखेंगे कि माइनस पी हो गया, ये पी का ट्रांसपोज किया तो माइनस, और ये पी जैसे के वैसे आ गया। तो अतः ए बी माइनस बी ए क्या होगा, विषम सममित होगा, ठीक है। बस ये हो गया, ऐसा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, यही बात हमें बोला है।
मैं इसी में आपको, इसको नोट कर लेना पहले, इसी में मैं आपको क्वेश्चन चेंज करके बताता हूं। मान लिया जाए कि यहां पर विषम सम्मित बोल दिया जाए, विषम, यहां पर क्या बोल दिया जाए आपको, विषम सम्मित है। क्लियर? तब ये विषम सम्मित होगा, ये सिद्ध करना है। विषम सम्मित का मतलब ये है कि इसका ट्रांसपोज किया जाए तो माइनस और इसका ट्रांसपोज किया जाए तो माइनस, ऐसा आपको दिया है। पूरी की पूरी प्रोसेस वही चलेगी। और ये क्या है, ये माइनस और ये माइनस, देखना देखना यहां पर चेंज हो जाएगा। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस बी, और ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ए, माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ए, और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस बी। हुआ नहीं ऐसा? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी, भाई माइनस माइनस प्लस, और फिर से हम इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, और देखिए वही का वही आ गया। ठीक है, क्वेश्चन चेंज। तो इसीलिए मैंने बोला कि भैया चाहे ए और बी सम्मित हो चाहे विषम सम्मित हो, ए हमेशा विषम सम्मित ही होता है अगर माइनस है तो, और बीच में प्लस है तो हमेशा सम्मित ही होता है। माइनस है तो विषम सम्मित, प्लस है तो सम्मित। ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम की है, इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है इसका ऑब्जेक्टिव पूछने का। ठीक है ना, ये याद रखना आप। चलिए ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से और क्वेश्चन है, और काफी क्वेश्चन है, अपन अगली क्लास में करेंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, अगली क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।